जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं मुख्यतः भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क 1A जेट्स को लेकर आई एक रिपोर्ट से। तेजस मार्क 1A को लेकर हम सब इतना तो जानते हैं कि ये तेजस मार्क 1 का अपग्रेडेड वेरिएंट है और इसमें 43 से ज़्यादा जो मॉडिफिकेशन और चेंजेस हैं वो किए गए हैं। लेकिन अब इसकी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाने की जिम्मेदारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उठा ली है, जहां पर डीआरडीओ की तरफ से कंफर्म रिपोर्ट में ये कह दिया गया है कि तेजस मार्क 1A के लिए जो अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का इंटीग्रेशन वर्क है, इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, भारत द्वारा निर्मित की गई अस्त्र मार्क 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो मिसाइल है, अब अपने ऑपरेशनलाइजेशन के क्रूजल फेज में इंटर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, जहां पर तेजस मार्क 1A में जो इसका इंटीग्रेशन वर्क है वो शुरू किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि ये जो इंटीग्रेशन वर्क है, ये 2025 में सितंबर से अक्टूबर के बीच में शुरू किया जाएगा और इसके साथ ही साथ जो इस समय अस्त्र मार्क 2 मिसाइल है, इसका जो यूज़र ट्रायल है, ये ऑलरेडी शुरू होने वाला है बहुत ही कम समय में और उसके बाद इसको हरी झंडी दे दी जाएगी। अस्त्र मार्क 2 को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से विकसित किया गया है और ये अस्त्र मार्क 1 का ही अपग्रेडेड वेरिएंट है, जो कि ऑलरेडी प्रोडक्शन में उतर चुकी है और भारतीय वायुसेना की सर्विस में एक्टिव भी है। एक तरफ जहां अस्त्र मार्क 1 की जो मैक्सिमम स्ट्राइक रेंज है वो 110 किलोमीटर की है, तो वहीं अस्त्र मार्क 2 की जो एंगेजमेंट रेंज है वो 160 किलोमीटर की है। यानी कि ये भारतीय वायुसेना की जो बीवीआर कॉम्बैट कैपेबिलिटी है, उसमें एक नया बूस्ट ऐड करेगी और जो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट सिनेरियो होते हैं, वहां पर तेजस जैसे फाइटर्स के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें बन जाती हैं। अब जो अपकमिंग इंटीग्रेशन है अस्त्र मार्क 2 का एचएएल तेजस मार्क 1A में, जो कि एक लाइट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसको एक क्रिटिकल माइलस्टोन के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि तेजस के कॉम्बैट पंच को इन्हांस करेगा और ये क्योंकि होम ग्रोन वेपन सिस्टम है, तो ये भारत को काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ने वाला है। क्योंकि रिपोर्ट बताती है, एक तरफ जहां अस्त्र मार्क 2 की कॉस्ट भारत को 7 से 11 करोड़ रुपए के बीच पड़ सकती है, तो वहीं इनके तुलना में जो इम्पोर्टेड मिसाइल्स हमारे पास आती हैं, फॉर एग्जांपल मीका हो गई या मीटियोर हो गई, इनके लिए हमें 25 करोड़ तक चुकाने पड़ते हैं पर यूनिट के लिए। तो ये हमारे लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन भी होगा, जिसका मतलब ये है कि हम इनको बड़ी संख्या में बना सकते हैं और इनसे हमारे पैसे तो बचेंगे ही बचेंगे, साथ ही साथ हमारा जो आत्मनिर्भरता का लक्ष्य है, ये भी पूरा हो जाएगा। और जब ये मिसाइल का इंटीग्रेशन इसमें पूरा हो जाएगा, तो तेजस एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म बन जाएगा, जिसके आर्सेनल में हर प्रकार के हथियार होने वाले हैं और हर प्रकार के मिशन में ये डोमिनेट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी होगा। खैर, अगर हम इंटीग्रेशन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें मुख्यतः हमें 3 फेजेस को देखना पड़ेगा। पहला होगा फ्लाइट इनवेलप मैपिंग और स्ट्रक्चरल इंटरफेस टेस्टिंग। दूसरा फेज होगा सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन विद द तेजस मिशन कंप्यूटर एंड फायर कंट्रोल रेडार। इसके अलावा लाइव फायरिंग ट्रायल होंगे, जो कि अलग अलग एल्टीट्यूड और स्पीड पे किए जाएंगे, जहां पर हर सिनेरियो में ये देखा जाएगा कि इसकी स्ट्राइक कैपेसिटी कैसी है और ये कैसे जो तेजस के साथ इंटरेक्ट करती है मिसाइल और कैसे इसको लॉन्च किया जाता है। और जब सारी चीज़ें वैलिडेट हो जाएंगी, तो इन्हें पूरी तरीके से ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। यहाँ पर भारत का उद्देश्य यही है कि फुली इंडिजिनस एयर कॉम्बैट इकोसिस्टम को तैयार किया जाए, ताकि जो फॉरेन मिसाइल पर हमारी जो डिपेंडेंसी है, उसको कम किया जा सके। फॉर एग्जांपल, रशियन R-77 हो गई या इजरायली डर्बे मिसाइल्स हो गई, इन पर जो हमारा ओवर रिलायंस है, इसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन तेजस से इंटीग्रेशन के पहले जो यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल है अस्त्र मार्क 2 के, ये सुखोई 30 MKI में कुछ ही समय में शुरू होने वाले हैं और इस ट्रायल में जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट इंगेज्ड हैं, ये बेसिकली जो ड्रोन टारगेट्स हैं उनको कंट्रोल कंडीशन में हिट करेंगे। यहाँ पर मिसाइल के सीकर, प्रोपल्शन, डेटा लिंक, प्रॉक्सिमिटी फ्यूज और परफॉर्मेंस जो हैं उनको चेक किया जाएगा रियल वर्ल्ड कॉम्बैट सिनेरियो में, कि जब ये रियल वर्ल्ड कॉम्बैट सिनेरियो में उतरेंगे तो इनकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। अब सुखोई 30 MKI अपने पावरफुल रेडार और ट्विन इंजन एंड्योरेंस के साथ एक आइडियल टेस्ट बेड है इस प्रकार के मिसाइल टेस्टिंग के लिए। और आपको तो पता ही है कि सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना का भीष्म पितामह बन चुका है, जो कि किसी भी विषम परिस्थिति में भारतीय वायुसेना को बचाने के लिए आ जाता है। अस्त्र मार्क 2 के की फीचर्स की बात करें तो रेंज हमने पहले भी बताई कि 160 किलोमीटर से ज़्यादा होने वाली है। गाइडेंस सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको डुअल मोड एक्टिव रेडार सीकर देखने को मिलेगा, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम देखने को मिलेगा। इसके अलावा मिड कोर्स जो अपडेट्स हैं, ये हमें देखने को मिलने वाली हैं मिसाइल में। इसके अलावा वॉरहेड की बात करें तो इसमें हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड देखने को मिलेंगे,
जो कि रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज के साथ आएंगे। प्रपल्शन की बात करें तो इसमें सॉलिड फ्यूल डुअल पल्स रॉकेट मोटर देखने को मिलेगी या मोटर देखने को मिलेगी, जो कि एक्सटेंडेड नो एस्केप जोन ऑफर करेगी। प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी की बात करें तो सुखोई 30 MKI, तेजस मार्क 1A और मिराज 2000 जैसे जो प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा जो राफेल जैसे प्लेटफॉर्म है, इनसे इस मिसाइल को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी प्राप्त की जाएगी। यानी स्पष्ट है कि अस्त्र परिवार की मिसाइल भारत की ताकत को बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। ऑलरेडी तेजस मार्क 1A में जो अस्त्र मार्क 1 का इंटीग्रेशन वर्क है वो चल रहा है और धीरे धीरे आपको ये मिसाइल राफेल में भी देखने को मिलने वाली है। भारतीय नौसेना के MiG-29 के और राफेल M में भी देखने को मिलेगी। वहीं अस्त्र मार्क 2 का इंटीग्रेशन भी तेजस में कंफर्म हो चुका है। रही बात गांडीव की, जिसको आप अस्त्र मार्क 3 के नाम से जानते हैं, तो वो अंडर डेवलपमेंट है। ऑलरेडी उसके जो कैप्टिव ट्रायल्स हैं वो हो चुके हैं और अब धीरे धीरे वो अपने अलग टेस्टिंग फेज में पहुंचने वाली है। उसमें हमें सॉलिड फ्यूल डक्टर डैम्प्ड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी एडवांस मानी जाती है और वो सस्टेन सुपरसोनिक फ्लाइट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी मानी जाती है और वो भी अब टेस्टिंग से गुजरने वाली है। कुछ दिन पहले भारत के एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान की तरफ से रिपोर्ट सर्कुलेट की गई थी कि भारतीय वायुसेना MRFA का जो क्लॉज है इसे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने रखने वाली है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के लिए। अब रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अगले 2 महीने में ये काम पूरा कर लिया जाएगा। जी हाँ, 114 मल्टी रोल फाइटर 114 फाइटर जेट की खरीद वाला जो MRFA प्रोग्राम है, इसको एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के लिए अगले 2 महीने में भारतीय वायुसेना डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग में रखेगी और ये मीटिंग की अध्यक्षता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा की जा रही है। और क्योंकि जो रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं ये काफ़ी इवॉल्व हो रहे हैं और भारतीय वायुसेना अपने स्क्वाड्रन के निम्नतर स्तर पर आने वाली है, तो ऐसे में अब ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी बन गई हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अब कंप्लीटली 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट पर डेडिकेट ना होकर के जो 5th जनरेशन और 4th जनरेशन की जो मिक्स्ड फ्लीट है, इसको भारतीय वायुसेना कंसीडर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हमें कुछ स्क्वाड्रन राफेल की देखने को मिल सकती हैं और कुछ स्क्वाड्रन SU-57 फैलन की जो है वो भी देखने को मिल सकती हैं। हालांकि ये सब मीडिया के हवाले से रिपोर्ट्स हैं, हो सकता है कि चीज़ें ऐसा ना हो, लेकिन उम्मीदें पूरी हैं कि हमें 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट तो देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना के इंडिकेशन भी इसी तरफ इंगित कर रहे हैं। MRFA की बात करें तो एक समय ये प्रोग्राम काफ़ी सेंस बनाता था और वो समय था 2022-23 का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्रोग्राम पूरी तरीके से इग्नोर किया गया और हम लोग इसी कश्मकश में रह गए कि हमें एडिशनल स्क्वाड्रन प्रोक्योर करनी है राफेल की या फिर MRFA टेंडर में आगे बढ़ना है। और उसका परिणाम ये हुआ कि ना तो हम इधर के ही रहे और ना ही उधर जा पाए। लेकिन अब ऐसा लगता है जिस गंभीरता के साथ प्रोजेक्ट को मूव किया जा रहा है फॉरवर्ड, हमें तो लगता है कि इस बार डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से कोई बड़ा निर्णय आता है हमें दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मीटिंग को ऑलरेडी शेड्यूल कर दिया गया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।